हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आऊँ नई वीडियो जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। उसका हम नेक्स्ट पार्ट्स कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको 12th क्लास भी पढ़ाई जा रही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये नहीं, 2024 के लिए मैं सिलेबस को कवर कर रहा हूँ जिसमें कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरू। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, ऐसा है, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मॉडल्स सेल मेम्ब्रेन के दिए गए थे। मतलब जब सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई तो पहले ये बात पता चली कि मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी होती है। लिपिड में भी फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी होती है। तो उसके कई सारे मॉडल दिए गए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर मॉडल्स दिए। तो थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हुए जल्दी जल्दी से चलते हैं। जैसे कि मान लो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड पाया जाता है वो आपका फोस्फोलिपिड होता है। फोस्फोलिपिड की एक खासियत होती है कि फोस्फोलिपिड के, और बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। वहाँ पे आप देखोगे कि फोस्फोलिपिड का एक हेड है आपका, दो टेल होती हैं। जो टेल होती हैं वो आपकी फैटी एसिड्स की बनी होती हैं। तो आपको फैटी एसिड पढ़ाया जाएगा। और फैटी एसिड जो होते हैं वो आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वहाँ चार्ज नहीं होता। जो आपका हेड ऑफ द लिपिड है उसमें आपकी फॉस्फेट भी होती हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ग्लिसरॉल से वो पाया जाता है। साथ ही साथ ये हाइड्रोफिलिक होती है, इस पर कोई चार्ज होता है। तो चार्ज की वजह से जो आपका हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो आपकी हाइड्रोफोबिक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल आपका एम्फीपैथिसिटी शो करता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होता है। एम्फीपैथिक होने का मतलब ये है कि दोनों चार्ज इसके ऊपर पाए जाते हैं, जबकि बात न्यूट्रल हो जाती है। मतलब एक चार्ज नहीं, एक जगह चार्ज नहीं, एक जगह चार्ज है। मतलब ये हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, दोनों बातें। ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन बनी होती है। फिर मॉडल की बात करें तो इसमें ऐसा सीन है। पहले मॉडल आए थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, उसके पहले सैंडविच मॉडल आया था जो कि अलग अलग लोगों ने दिया था। तो सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में एक जैसी सी बात थी, ज़्यादा बातें नहीं थी। पर मेन बात ये आप समझ लो कि जहाँ पर इन्होंने कहा कि सबसे ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसके बाद एक लिपिड की लेयर होती है, एक और लिपिड की लेयर होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है। इस तरह से 4 लेयर होती है। जिसमें कि अगर मैं बताऊं कि तो ऐसा बताया गया कि इसकी जो पूरी मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। जो लिपिड की बाई लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। प्रोटीन की लेयर जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये वाले सवाल भी बहुत बार आते हैं। पर अगर बात करें मेन ये कि लिपिड की जो बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर में आप देखोगे जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो आपकी अंदर की तरफ है। मतलब जो इनर एनवायरनमेंट है वो आपका हाइड्रोफोबिक है, जहाँ पर वाटर नहीं आता। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग वाला पार्ट जो है, जहाँ पर वाटर नहीं पहुँचता है। और जो बाहर वाला पार्ट है लिपिड का, जो हेड है, वो आपका हाइड्रोफिलिक है। और उसके भी बाहर इन्होंने बताया कि बाहर की तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है, दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि ये मॉडल जो था ट्रांसपोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मान लो ये अगर सेल है और सेल के अंदर किसी चीज़ को अंदर या बाहर जाना है, तो ये मॉडल जो है इस बात को नहीं सेटिस्फाई कर पाया कि मेम्ब्रेन के अंदर चीज़ें कैसे ट्रैवल करती हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये बात को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये मॉडल जो थे पहले वाले सारे फेल हो गए थे। उसके बाद एक नया मॉडल है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपकी किताब में पढ़ाया भी गया है। उस मॉडल को आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम सिंपल से डायग्राम की मदद से देखते हैं। इसमें आप देखोगे लिपिड की बाइलेयर है। लिपिड की बाइलेयर के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन का एक और नाम होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देखो, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाई जाती हैं उन्हें पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और कुछ प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में पूरी तरह से घुसी हों या फिर आधी आर पार हुई हों, उन प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल प्रोटीन्स कहा जाता है या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन में प्रोटीन बाहर की तरफ एक सरफेस पर लेयर ना बना करके, मतलब बाहर एक लेयर नहीं बना करके, लिपिड की बाई लेयर में कुछ इस तरह से अरेंज होती है। जैसे कि पेरिफेरल पर कुछ प्रोटीन पाई जाती है जो कि रिसेप्टर्स वगैरह की तरह काम करती हैं। और कुछ मेम्ब्रेन की जो अंदर आर पार प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन में चैनल्स बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट को सेटिस्फाई करती हैं। उसको आप समझाऊंगा मैं आपको कैसे। और कुछ प्रोटीन्स थोड़ा आधा घुसी होती हैं। ये वाली प्रोटीन की अरेंजमेंट है। बाकी बात वही है, लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है जिसमें लिपिड का हेड बाहर की तरफ रहता है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब सेल की, अगर आप साइटोप्लाज्मिक फेस पर जाओगे तो सेल के साइटोप्लाज्म में भी आपको जो हेड मिलेगा वो हाइड्रोफिलिक मिलेगा। बाहर अगर आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड देखोगे तो वहाँ भी आपको जो लिपिड का हेड मिलेगा वो आपको हाइड्रोफिलिक मिलेगा। अंदर का इन्वायरमेंट जो होगा लिपिड का, जहाँ हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा हाइड्रोफोबिक रीजन। ठीक है ना। अभी क्या आप देख सकते हो, जो प्रोटीन है वो आर पार, जिसमें कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को कहा जाता है। इनकी खासियत होती है कि ये मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स का, कैरियर प्रोटीन्स का काम करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते होते हैं। ठीक है ना, गुड। अभी अपन देख सकते हैं एक चीज़ और हमने देखी, यहाँ लिपिड के बाहर मैंने एक लेयर लगाई हुई है, ग्लाइकोलिपिड लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट, और कुछ
ओलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब ओलिगो सैकराइड्स के जो सीक्वेंस होती है, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जुड़े हुए, वो मेम्ब्रेन में आपको बाहर की तरफ मिलते हैं केवल, अंदर मतलब साइटोप्लाज्मिक फेस पर आपको कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ नहीं मिलेगा। जिन लिपिड के साथ में ये कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकराइड्स लगा होता है उन लिपिड को ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, और जिन प्रोटीन्स के साथ में लगा हुआ मिलेगा उन प्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है। तो ये जो बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट है ये एक तरह से सेल के सरफेस पर एंटीजन का काम करता है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स का काम करता है, ये वाले काम इसके होते हैं। ये सेल्फ नॉन सेल्फ, जैसे कि अगर हम कहें कि मेरी सेल और तुम्हारी सेल में क्या अंतर होगा, मतलब अगर मेरी सेल तुम्हारी बॉडी में डाल दी जाए तो तुम्हारी बॉडी उसको एंटीजन समझ लेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की सेल्स पर जो सरफेस एंटीजन है कार्बोहाइड्रेट है ऐसा मान लो, वो हमारी पर नहीं है ऐसा मान लीजिए। तो ये एक एंटीजेनिसिटी भी प्रोवाइड करता है, और सेल्फ और नॉन सेल्फ में जो रिकॉग्नाइजेबिलिटी है वो भी ये प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ इन सब के साथ में भी मेम्ब्रेन के अंदर आपको इंटरकैलेट करता हुआ जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी आपको पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, तो ये ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल एनिमल मेम्ब्रेन्स में मिलता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का स्टेरॉल्स पाए जाते हैं, पर ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है मेम्ब्रेन के अंदर, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। बात रियलिटी में ये हुई है कि जब ये मॉडल प्रस्तुत किया गया, ये मॉडल आपका सेंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो उन्होंने ये बताया था कि जो लिपिड है, लिपिड का एक समुद्र होता है, और लिपिड के समुद्र में प्रोटीन इस प्रकार तैरती हुई दिखाई देती हैं जिस तरह से समुद्र में बर्फ़ की चट्टानें तैरती हुई दिखाई देती हैं। तो इस मॉडल को इसी वजह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। सेंगर एंड निकोलसन ने ये दिया था। ये हिट मॉडल है, ये सारी बातों को सेटिस्फाई करता हुआ है, तो इतनी सी बात आप जान लीजिए, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया में इसे रसगुल्ला मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि सरफेस पर जो लिपिड के हेड हैं वो दिखाई देते रहते हैं जैसे किसी बड़े से बर्तन में रसगुल्ले तैर रहे हों, ऐसी बात है। समझ आए ना मॉडल क्या है? तो ये मॉडल की स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, बात जो यहाँ लिखी है उसको समझाएंगे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है cell membrane. The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope. जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक कहाँ ढूंढ लेते स्ट्रक्चर को, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद 1950 में ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई। तो उसके बाद जो है सेल के इंटरनल चीज़ों को देखा गया। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। These studies show that the cell membrane is mainly composed of the lipid and protein. सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। एक और बात है, यहाँ पर जो आपको मेम्ब्रेन पढ़ाई जा रही है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन है। ऐसा क्यों किया गया है? तो आरबीसी की मेम्ब्रेन क्यों बताई गई है? क्योंकि आरबीसी के अंदर दूसरे जो सेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो जब आरबीसी की मेम्ब्रेन को फ्रैक्चर किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो जो मेम्ब्रेन हमें प्राप्त होती है वो केवल आरबीसी की बाहर वाली मेम्ब्रेन प्राप्त होती है, किसी दूसरे ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि वहाँ सेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंट नहीं होते। तो इसलिए हम केवल आरबीसी की मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, ये वाली बात है। द मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड, ज़्यादातर जो लिपिड है वो फोस्फोलिपिड है। टाइप्स ऑफ फोस्फोलिपिड होते हैं, बाहर वाली मेम्ब्रेन में कुछ और लिपिड होते हैं, अंदर वाली में कुछ और होते हैं, ये वाली बातें हैं। दैट आर अरेंज इन ए बाइलेयर and also the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outside and the hydrophobic tails towards the inner part। तो ये ऐसा है क्योंकि सेल का साइटोप्लाज्म है, वहाँ भी कुछ चार्ज मटेरियल है, तो वो चार्ज हेड अंदर हो गया, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो भी चार्ज मटेरियल लगता है, तो इसलिए बाहर भी चार्ज है। समझ आई ना बात को? इसलिए ऐसा है। एंड दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब है फैटी एसिड की जो टेल होती है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइड्रोफिलिक होगा, उससे बचाने के लिए दोनों ही तरफ से जो टेल है वो बीच में आ जाती है इस तरह से, ठीक है। इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, तो हमने बताया कोलेस्ट्रॉल जो है वो एडिशनल स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन को देता होता है, ये ध्यान रखना, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पॉजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिपेंड ऑन द मेम्ब्रेन, जिसकी मेम्ब्रेन है अलग अलग कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रोटीन का रेशियो मिलता है। पर आरबीसी में आपको याद रखना होगा, प्लीज़ आप याद रखेंगे, ह्यूमन बीइंग में जो इरिथ्रोसाइट है आरबीसी है, वहाँ 52% प्रोटीन और 40% लिपिड है। तो भाई आपको
ध्यान रखना होगा, आप लिपिड को ज़्यादा उल्टा ना कर देना, ऐसा ना कर देना कि 40% प्रोटीन है 52% लिपिड है, ये भी ध्यान रखना, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, गलत ना करना। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ द एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्ट करने की नेचर के आधार पर कौन सी प्रोटीन को आप आराम से निकाल सकते हैं। जो सरफेस पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, और जो अंदर रहती हैं जो नॉर्मली बाहर नहीं निकलती, जिसको आप रिमूव नहीं कर पाते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरिड, कुछ आधी घुसी कुछ पूरी घुसी पाई जाती हैं। फोटो देख लो दोबारा किताब में जो दिया गया है ध्यान से। फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, बाहर की तरफ आप देख सकते हो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कुछ ग्लाइकोलिपिड हैं। पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। शुगर है, जो कि शुगर ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट होते हैं थोड़ी 8, 9, 10 तक। और मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक होती है, ऐसा इसलिए ये स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती है, क्योंकि बाहर वाली मेम्ब्रेन में लिपिड कुछ और है, अंदर वाली में कुछ और है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो बाहर पाया जाता है, अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलिए, फोटो से तो बाकी कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ लिखा है मेम्ब्रेन का एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर। इससे पहले के जो मॉडल थे, सैंडविच मॉडल था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, जो कि दिए गए थे, वो उनके फेल हो जाने के बाद जो नया मॉडल आया था वो ये था, जो कि फाइनली लोगों ने एक्सेप्ट किया। लिखा है एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, ईयर भी आप याद कर लेंगे, 1972। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। According to this, the quasi-fluid का मतलब होता है सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो ध्यान रखना, जिस तरह से आप चेस खेलते हैं, अगर आप एक चेस के जो राजा है उसे पकड़ करके ऐसे 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 इधर उधर घुमाते हैं, तो ये लेटरल मूवमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन जो कि आपका आधी फ्लूइड होती है, जो लिपिड की लेयर है वो आपकी फ्लूइडिटी जो उसकी होती है वो उस लिपिड की वजह से ही होती है, तो उसी में प्रोटीन जो है वो लेटरल मूवमेंट कर सकती हैं। This ability to move within the membrane is measured as the fluidity, वही है उसकी fluidity. The fluid nature of the membrane is also important from the point of the view of function like। ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर है उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, जैसे कि सिक्रेशन, जैसे कि एंडोसाइटोसिस, जैसे कि सेल डिवीजन। तो यहाँ से आप सवाल बना सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद है जो मेम्ब्रेन का फंक्शन है, ज़्यादा बताया भी नहीं गया, थोड़ा सा बताया, उसको जिक्र कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट पर बात हो रही है, तो मैंने एक फोटोग्राफ लगाया आपके लिए, जिसकी आप पढ़ करके थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो ये आप फोटो देखो, इसमें ध्यान से आपको मिलेगा। डिफ्यूजन है एक चीज़, तो एक चीज़ है आपका ट्रांसपोर्ट मेन, मतलब जिसमें जैसे काम होता है। तो ध्यान रखना, बात यह है कि अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मान लो अपनी हाई कंसंट्रेशन से हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लो कोई मेम्ब्रेन है, लिपिड की बाइलेयर है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये लिपिड की बाइलेयर है, और लिपिड की बाइलेयर से आपका एक मॉलिक्यूल जो है नॉर्मली डिफ्यूज होकर के इधर आ रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ से आपका मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म की साइड आ रहा है, और इधर उसकी हाई कंसंट्रेशन है तो इधर लो कंसंट्रेशन है, डायरेक्टली मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा है। जैसे कि कोई गैस हो, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, सीधा अंदर आएगी हाई टू लो, या फिर ऑक्सीजन है, या गैसेज होते हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जिन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से आर पार आ सकते हैं। परंतु भाई वो वाले जिन पर कोई चार्ज होता है उनके साथ प्रॉब्लम है, भले ही कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रखी हो, भले ही मान लो यहाँ भी हम देख सकते हैं, मान लो यहाँ पर मान लेते हैं जो बाहर ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, फ्लूइड है, यहाँ पर मान लो सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पर सोडियम तो चार्ज पार्टिकल है जो कि लिपिड के हेड तक तो जा सकता है, आर पार नहीं जा सकता। भले ही इधर सोडियम की कंसंट्रेशन लो हो तो आपका वो जा नहीं पाएगा। तो ऐसे में मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है, मेम्ब्रेन की प्रोटीन यहाँ पर एक कैरियर या फिर एक चैनल की तरह काम करती है। तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करती है, उस मॉलिक्यूल को कैरी करती है और उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो यहाँ से प्रॉपर आराम से जा सकता हो। मान लो इसके अंदर जो एमिनो एसिड्स होंगे, जो प्रोटीन है इसकी, मतलब जहाँ से ही जा रहे हैं तो वहाँ पर हाइड्रोफोफिलिक नेचर के जो एमिनो एसिड्स है वो पाए जाते हैं, तो जो कि इसको आराम से जाने देंगे, प्रॉपर्ली यहाँ से चला जाएगा। समझ आई? अब आर पार निकल जाएगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो केवल रास्ता दे रही है, वो कोई इसको एनर्जी नहीं दे रही है। अभी रास्ता दे रही है कि हाई कंसंट्रेशन से लो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये चैनल्स जो होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं, इनमें बहुत सारी बात है, ये आपके आगे बढ़ाया जाएगा। लिगेंड गेटेड होते हैं, मतलब कुछ तो लिगेंड से खुलते हैं जो आएगा उससे वजह से, कुछ वोल्टेज गेटेड होते हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं।
जो कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग खुलते हैं और बंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि चैनल खुले ही रहते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में चलते होते हैं। बहुत सारे तरह के सिग्नलिंग्स हैं, बहुत सारे तरह के सिग्नल्स हैं जो चैनल को खोलने में मदद करते हैं। पर आप अभी तो समझिए, छोटे बच्चों वाली बातें हैं, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सीधा सीधा बात है कि प्रोटीन का जो चैनल है वो मेम्ब्रेन में जाने को मदद करता है। मदद करना मतलब कि एक तरह की फैसिलिटी देना। अगर आप किसी को कोई फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये डिफ्यूजन जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। मान लो कैरियर प्रोटीन भी ऐसे ही मदद करती है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। समझ आई ना बात? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फैसिलिटी से जा रहा है, डायरेक्ट डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्ट जा रहा है। पर अगर कोई मॉलिक्यूल, मान लीजिए ऐसा सीन है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाना है, जैसे कि आपको मैं पढ़ाऊंगा एक्सोप्लाज्म, जब आप पढ़ोगे, जब आप न्यूरॉन पढ़ोगे, जब आप ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में, सेकंड लास्ट चैप्टर में, वहाँ पर आप पढ़ोगे कि सोडियम आयंस मूव करते हैं, पोटेशियम मूव करता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई लो कंसंट्रेशन से अपनी हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो ऐसे सीन में मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है, देखो पहली बात तो ये है कि बिना मेम्ब्रेन प्रोटीन के मॉलिक्यूल जा नहीं पाएगा। तो उसको पर भेजने के लिए हमें यहाँ एनर्जी का खर्चा करना होता है, क्योंकि बिना एनर्जी के डायरेक्ट कोई भी नहीं जा सकता। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये एक ऐसी बात है जैसे आपको मोटर लगाकर अपनी छत पर पानी चढ़ाना हो, ठीक है ना, उसमें एनर्जी लगती है। तो लो टू हाई ध्यान रखोगे, लो कंसंट्रेशन से हाई। मान लो यहाँ से सोडियम बाहर जाता है, तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है, अंदर सोडियम लो है, तो लो टू हाई जा रहा है। इधर मान लो इधर पोटेशियम आ रहा है, तो बाहर पोटेशियम लो है और अंदर पोटेशियम हाई है। तो ऐसे सीन में एक तो बात ये हुई कि इसमें एक चीज़ बाहर जा रही है, एक अंदर आ रही है, तो ये हुआ एंटीपोर्ट। क्या हुआ? एंटीपोर्ट। अगर कोई सिंगल मॉलिक्यूल अंदर आता है तो वो यूनिपोर्ट है, अगर दो इकट्ठे आते हैं तो वो सिम्पोर्ट है। वो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ऊपर से इसमें एनर्जी का खर्चा होगा, क्योंकि दोनों ही अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह का ट्रांसपोर्ट आपका कहलाता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट। और साथ ही साथ ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है। जो ऊपर वाला था, चाहे डायरेक्ट डिफ्यूज हो रहा हो, चाहे किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से डिफ्यूज हो रहा हो, तो ऐसे सीन में आपका कहलाएगा पैसिव। पैसिव में दो केस हैं, सिंपल है, सिंपल तो डायरेक्ट है, और एक है फैसिलिटेटेड, जिसमें कि किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन ने मदद की है आने जाने के लिए। ठीक है ना बात? तो इतनी सी बात यहाँ पर जाननी है। अभी पढ़ते हैं किताब में क्या दिया है। यहाँ लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। मेन काम तो भाई मेम्ब्रेन का यही है कि कोई आए कोई जाए उसमें से, क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, तो चाहिए तो है ही सामान। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो कुछ तो डायरेक्ट जा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स, जो न्यूट्रल होते हैं, में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई ये कहता है कि कोई मॉलिक्यूल अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, तो उसमें सीधी बात है कि वो हाई टू लो जा रहा है। अगर ऐसा बोला अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो मतलब हाई टू लो। Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called as osmosis. As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, जो चार्ज पार्टिकल है वो डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कैरियर प्रोटीन की, जो मेम्ब्रेन को फैसिलिटी देती है, फैसिलिटेट करती है कि भाई यहाँ से जाओ, and their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. तो अगर मान लो किसी ने कहा है कि कोई मॉलिक्यूल जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो लो कंसंट्रेशन से हाई जा रहा है, तो उसमें एनर्जी लगेगी। और ऐसी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो इस कार्य को कराती हैं उन्हें पंप कहते हैं। वो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो ये काम करती है उसे पंप कहा जाता है। ध्यान रखना, लिखा है फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। Such a transport is an energy-dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक एग्जांपल है, कई जगह पर ये काम करता होता है। ठीक है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में काम होता है, एक्सोन में भी आप पढ़ोगे, नर्व इम्पल्स में पढ़ोगे, ठीक है ना, ये हर जगह है। इसमें एक सवाल आता है कभी कभी, ये ज़रूर याद कर लेना अगर कर सकते हो तो, कि 3 सोडियम बाहर जाते हैं
और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये भी सवाल खूब आता है पेपर में, खूब। मतलब साइटोप्लाज्मिक साइड से 3 सोडियम बाहर गए और बाहर से साइटोप्लाज्म में 2 पोटेशियम आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग है सेल वॉल। तो यहाँ सेल वॉल के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी बात है, एक आधा सवाल तो बन ही जाएगा, है ना। चलो लिखा है एज यू मे रिकॉल, आपको पता है ना प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, फंगस के बाहर सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के बाहर भी सेल वॉल होती है। प्रोकैरियोट में सेल वॉल अलग हमने पहले पढ़ चुके हैं। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल मिलती है, यूकैरियोट्स में प्लांट में सेल वॉल मिलती है, यूकैरियोट्स में फंगस में सेल वॉल मिलती है, एल्गी में अलग होती है, ब्रायोफाइटा की, बाकी तो एक ही जैसी होती है ना, मतलब अगले प्लांट्स की। तो एल्गी के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक है यहाँ पर दिया हुआ, और बाकी के बारे में हल्का हल्का बताया। ठीक है, चलो as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms the outer covering of the plasma membrane of fungi and plants. तो प्रोटिस्टा में भी होती है, बताया नहीं है, पर क्योंकि प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंजाई एंड प्लांट, तो फंजाई की सेल वॉल जो है काइटिन नाम के एक आपकी कंपाउंड की बनी होती है। काइटिन एक आप प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है ना, मतलब एक मिक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो वो आपको बता देंगे इसका बना होता है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, तो ये नीट में लाइन आएगी, ध्यान रखना। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। तो यार एक बात ध्यान रखना, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमेशा ही कि भाई वॉल तो जो है वो फ्रीली परमेबल होती है, वॉल से तो आओ जाओ कोई चक्कर नहीं है, पर वॉल भी जो है बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोकती है आने जाने से, ठीक है, मतलब बड़ों को जाने नहीं देती। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये यहाँ से याद करना है सीधा सीधा कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स मैनन्स की बनी होती है। अब गैलेक्टन्स क्या है, गैलेक्टोज की जो चेन है वो गैलेक्टन है, मैनोज कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है वो मैनन है, ध्यान रखना, मतलब गैलेक्टोज की चेन गैलेक्टन, मैनोज की चेन मैनन। एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये जरूर ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जबकि दूसरे प्लांट में आप देखोगे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन प्रोटीन्स इनकी बनी होती है। यहाँ बहुत स्पेशल वर्ड है जो प्रोटीन, ध्यान रखना होता है कि सेल वॉल में भी कुछ प्रोटीनें पाई जाती हैं। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात अभी पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे ग्रोथ होती है, क्या होती है, पर यह आप मार्क कर लेना, ऐसे लिखा हुआ है कि प्राइमरी वॉल ग्रोथ करती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज डिपोजिटेड और फॉर्म्ड इनर टू द प्राइमरी वॉल। तो यही स्टेटमेंट है जो नीट में आएगा, इसी को मैं समझाऊंगा ध्यान से, ये पूछा जाएगा जरूर, पक्का पक्का पूछते हैं, ध्यान रखना। तो है बात क्या, इसको डायग्राम को आप एक बार ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखो, ये 2 सेल बनाई हुई है जो पर्पल कलर की आपको दिखाई दे रही है और एक ग्रीन कलर तक आपको दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर की है मेम्ब्रेन, एक्चुअली देखो ध्यान से, ग्रीन वाली है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर आओ थोड़ा, जो पर्पल वाली है वो सेकेंडरी वॉल है, ऐसा मैं समझने के लिए बनाया। उसके बाहर है प्राइमरी वॉल, उसके बाहर है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो कि आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, तो ये मिडल लैमेला जो कि 2 कॉमन जो सेल हैं, दो सेल के बीच की कॉमन वॉल को शेयर करती है। ये वाली बात ध्यान रखना, मतलब जो मिडल लैमेला होती है वो 2 कॉमन वॉल को शेयर करती भी होती है बीच में, और इसके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, इसके इधर भी प्राइमरी वॉल होती है। मान लो ये 2 सेल आपस में आप देख रहे हो जुड़ी हुई, बीच में मिडल लैमेला आपको दिखाई दे रही है लाल वाली, उसके इधर भी प्राइमरी वॉल है और इसके इधर भी प्राइमरी वॉल है, दिख रही है, ये दोनों तरफ उसके क्या है, प्राइमरी वॉल है, बीच में क्या है, मिडल लैमेला है। समझ आई ना मेरी बात। अब इसके अंदर जाओगे तो मैंने पर्पल वाली बनाई है, दैट इज अ सेकेंडरी वॉल, समझ रहे हो। तो सेकेंडरी वॉल मेम्ब्रेन की साइड होगी, ये जरूर ध्यान रखना, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर सेकेंडरी वॉल होती है, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर है तो मेम्ब्रेन के बाहर सेकेंडरी वॉल होगी, उसके बाहर प्राइमरी वॉल होगी, उसके बाहर होगी मिडल लैमेला। अगर आप समझ रहे हो, अगर कोई सिंगल सेल है तो सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल, उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल, उसके अंदर की तरफ मेम्ब्रेन। यही सवाल है, प्लीज़ इसे ध्यान रखना, ये आएगा पेपर में ना, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसके लिए कई बार हम ऐसे लिखते भी हैं, जैसे मान लो 1 लेयर 2 लेयर, मतलब जब सेकेंडरी वॉल ग्रो करती है तो उसके लिए ऐसा होता है कि जैसे पहले S1 होता है, फिर S2 S3 इस तरह से S4, ये मेम्ब्रेन होगी, तो मतलब मेम्ब्रेन के बाहर नई वॉल होगी, मतलब पीछे की साइड पे मेम्ब्रेन के। तो सबसे पहली जो प्राइमरी वॉल होगी, प्राइमरी वॉल के बाहर होगी सेकेंडरी वॉल 1, सेकेंडरी वॉल 2, सेकेंडरी वॉल 3 4, फिर मेम्ब्रेन। समझ रहे हो ना, यही प्रोसेस है, इस पे सवाल क्रिएट होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, है ना।
फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मेम्ब्रेन के बीच में जो जो दो सेल है कॉमन सेल है वो शेयर करती हैं कनेक्शन, जो कि हर जगह नहीं पाया जाता पर पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा इज ए कनेक्शन बिटवीन द टू सेल, जो कि आपका मैं बता दूं ये सवाल आएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाने में मदद करती है। उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये एक सवाल है, डेस्मोट्यूब्यूल कभी कभी आता है प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म्ड बाई, आंसर में होता है डेस्मोट्यूब्यूल। ध्यान रखना वो कुछ नहीं है, ER है। क्या है? ER। समझ आई ना भाई? तो ये है, ये चक्कर है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आ जाएगा सवाल। ठीक है, चलो नीचे मैंने थोड़ा सा लिखा भी है, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी बोल और सेकेंडरी बोल में क्या अंतर है। जैसे कि यहाँ देखो, प्राइमरी बोल जो है वो एक्सटेंशन शो करती है, पर जो सेकेंडरी बोल है वो एक्सटेंशन शो नहीं करती है। सेलुलोज यहाँ कम होता है, सेकेंडरी बोल में सेलुलोज हाई होता है। यहाँ प्रोटीन 5% होती है, यहाँ प्रोटीन 1% और उससे कम होती है। यहाँ लिग्निन एब्सेंट होता है, सेकेंडरी वॉल में लिग्निन एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है। सॉरी ये गलत लिखा है शायद, है ना। तो यहाँ पर थिन वॉल्ड होती है, ये थिक वॉल्ड होती है, ये मैंने यहाँ भी बताया, जरूर ध्यान रखना ये वाली बात। प्राइमरी वॉल के बाहर सेकेंडरी वॉल 1, सेकेंडरी वॉल 2, सेकेंडरी 3 और फिर मेम्ब्रेन इस तरह से होती है, मतलब अंदर बनती हुई जाती है। ठीक है ना। तो अभी एक बात छोटी सी और बतानी है मेरे को, जो आपको समझनी चाहिए, समझ लोगे शायद से। जो प्राइमरी वॉल है ना वो ग्रो करती है इनटू ससेप्शन से, मतलब इनटू ससेप्शन एक वर्ड आप नोट कर लो, इससे ग्रो करती है। और जो सेकेंडरी वॉल है उसके लिए एक वर्ड है, ये एक्रेशन से ग्रो करती है, एक्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी वॉल है उसमें क्या होता है, जो पहले वाली वॉल है ना, ये इसी में ही मटेरियल जुड़ता रहता है और वॉल मोटी होती रहती है। ये प्राइमरी वॉल ऐसे ग्रो करती है। पर सेकेंडरी वॉल में क्या होता है, एक लेयर ये है तो इसके ऊपर एक नई लेयर डिपॉजिट होगी, इसके ऊपर एक नई लेयर डिपॉजिट होगी, ये इस तरह से ग्रो करती है। इसको बोलते हैं एक्रेशन, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो कभी अगर कहीं दिखता है कि प्राइमरी वॉल ग्रो बाई, तो ध्यान रखना प्राइमरी वॉल जो है वो आपकी इंटरसेप्शन से ग्रो करती है। समझ आया ना। चलो एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द मिडल लैमेला इज द लेयर ऑफ मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड विच होल्ड द, ये सवाल आपको आएगा, मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट लिखा है, पर कहीं अगर मैग्नीशियम भी साथ में दिया हो तो आप ज़रूर कर देंगे, मैग्नीशियम भी आ जाता है ना। एंड विच होल्ड द ग्लू और glue the different neighboring cell together, the cell wall and middle lamella may be traversed by, आपको कभी भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपके प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाएंगे, पर कभी कभी कई जगहों पर सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। लिखा है मे बी ट्रेवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा एंड विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल। तो दो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपस की सेल में घूमता रहता है, मतलब इस सेल से उस सेल भी जा सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू चला जाता है। समझ रहे हो। तो उस तरह का मूवमेंट जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है उसको हम सिम्प्लास्ट भी बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, आगे कहीं काम आएगा। ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, ये आ जाता है। और ये भी जरूर ध्यान रखना कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में भी उसके थ्रू चला जाता है। ठीक है ना। चलो अभी अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लिखे छोड़ देते हैं, छोटा सा हेडिंग है, एक बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि कुछ जब सेल के साइटोप्लाज्म में जाओगे तो सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेली आपको मिलेंगे। वहाँ न्यूक्लियस मिलेगा, वहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जिनका फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, जिनका फंक्शन आपस में कनेक्ट होता है, वो सभी ऑर्गेनेली एक साथ जुड़कर काम करते हैं, जिनमें इसकी प्रोडक्ट उसमें उसकी उसमें जाती है, तो वो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये तो अपना अकेला काम करता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया अपना अकेला काम करता है, तो उनको जरूरत नहीं है। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे वो आपको यहाँ पढ़ने हैं पहले। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। इसको कहते हैं GERL सिस्टम। तो ये ध्यान रखना कि इसमें कौन आता है। तो लिखा है कि विच वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स structure and function, and many of these are considered together as an endomembrane system because of their function are coordinated, जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। एंड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड द, इसमें सवाल यही बन सकता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आता है। मे बी नीट में आया था, अभी आया था नीट में, ठीक है, देख लेना। लिखा है ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये चारों जो हैं आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। जबकि लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, ये अपना काम करते हैं अलग अलग, इनका संबंध नहीं है।
and are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of the endomembrane system. तो ये नहीं होते, ये अपना काम करते हैं खुद, ठीक है ना। तो यहाँ मैं इस वीडियो को रोकता हूँ भाई, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको अच्छी नहीं लगती है लंबी वीडियो, मेरे को पता है। डेली का लेक्चर है, आपको पीछे 2 दिन वीडियो नहीं मिली है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा व्यस्त था, थोड़ा काम था। आगे लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, कोई भी किसी भी की तरह की उसके बिना मतलब नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, आएगी लगातार, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको 12th क्लास की मिलनी है वीडियो, और आप बस देखते रहना नीट के पेपर तक, दिसंबर तक हमारा टारगेट है ना। वी विल कवर द होल सिलेबस टिल दिसंबर, उसके बाद हम फिर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें कराएंगे यहीं पर। क्वेश्चन है मार्क, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन्स, और रिवीजन भी करा देंगे, जल्दी से रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन भी दूंगा और बहुत सारी चीज़ दूंगा। बस आप बने रहना साथ साथ, देखते रहना वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।